राधे राधे साथियों, आप सभी का काना एजुकेशन चैनल में स्वागत है। काना एजुकेशन आपके लिए राजस्थान जीके के कला और संस्कृति विषय की एमसीक्यू के रूप में क्लास लेकर आया है। दोस्तों, इस क्लास को पूरी देखें, आपका रिवीजन अधिकतर हो जाएगा। इस क्लास के अंदर हम लगभग चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर 30 प्रश्नों को लेकर। कितनी दोस्तों? मात्र 30 प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे, और वो भी 30 प्रश्न सिर्फ कला और संस्कृति के होंगे। भूगोल और इतिहास के लिए 30-30 प्रश्न की अलग क्लास बनाई जाएगी। तो दोस्तों, इस क्लास को पूरी देखने की कोशिश करें। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न को लेकर। हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि हमें प्रश्न के अंदर अलग अलग दे रखा है। अब हमें प्रश्न को सुमेलित करना है। एक तरफ हमें दुर्ग दे रखे हैं, एक तरफ हमें दर्शनीय स्थल दे रखे हैं, लेकिन इनको सुमेलित करना है, यानी कि इनको सही मिलाना है। एक तरफ जो दुर्ग दे रखे हैं, उसके सामने जो दे रखे हैं वो सही नहीं है। हमें इनको सही मिलाना है कि कौन सा चीज कहाँ है, दर्शनीय स्थल किस दुर्ग के अंदर है। तो हम पहले बात करते हैं लोहागढ़। लोहागढ़ दोस्तों भरतपुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? भरतपुर के अंदर है लोहागढ़। अब हम बात करते हैं लोहागढ़। लोहागढ़ के अंदर कौन सा दर्शनीय स्थल है? संत मीठे साहब की दरगाह। दोस्तों, संत मीठे साहब की दरगाह गागरोन के अंदर। कहाँ है? गागरोन के अंदर। और गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में है। गागरोन कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ में है। संत मीठे साहब की दरगाह गागरोन के अंदर है। वजीर की कोठी, वजीर की कोठी लोहागढ़ में है। कहाँ है दोस्तों? वजीर की कोठी लोहागढ़ में है। रणथंभौर, रणथंभौर दोस्तों सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में है ये आपका रणथंभौर। रणथंभौर के अंदर 32 खंभों की छतरी है। कौन सी दोस्तों? 32 खंभों की छतरी है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दोस्तों राजसमंद के अंदर है, और इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? राणा कुंभा ने करवाया था। अपनी कुंभा देवी के जो अपनी पत्नी थी कुंभल देवी, उसके नाम पर इसका नाम रखा था कुंभलगढ़। तो दोस्तों, अब हम मिलान करते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। लोहागढ़, ये तो हमने मिलान कर लिया, लेकिन हमारा उत्तर हमें कूट के अंदर देना है। इनके अंदर फिर वापस वही ध्यान रखना दोस्तों। यदि आप इस प्रकार से मिला लेते हो तो इसके अंदर आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। हमारा उत्तर है लोहागढ़। पहले में दूसरा। कौन सा दोस्तों? पहले में दूसरा, ए में दूसरा, बी में पहला, सी के अंदर चौथा और डी के अंदर तीसरा। इस प्रकार से है। तो ए में दूसरा, एक के अंदर, तीन में दो है, तो चौथा तो वैसे ही गलत हो गया ए में पहला आने के कारण। अब हम इनके अंदर छांटते हैं। तो बी के अंदर पहला, पहला पहला, इसके अंदर चौथा, इसके अंदर दूसरा, सी भी गलत। सी के अंदर चौथा, सी के अंदर चौथा। हमारा उत्तर है बी। कौन सा है दोस्तों? हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। यदि आप मिलान चिन्ह नहीं करते हो तो बेस्ट तरीका ये रखो, ए में दूसरा, बी में पहला, सी में चौथा, डी में तीसरा, ताकि यहाँ से आप ऑप्शन उठाकर चेक कर सकते हो। और चेक करने के लिए यह सबसे अच्छा नंबरिंग सिस्टम बढ़िया है। ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नाटनियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? नाटनियों की हवेली। दोस्तों, यह प्रश्न हवेली से है, और उस समय में हवेली राजा महाराजा बड़े बड़े सेठ लोग बनवाते थे हवेली के रूप में। तो नाटनियों की हवेली देखते हैं हम। जोधपुर के अंदर पोखरण की हवेली है। बीकानेर में रामपुरिया की हवेली है, रामपुरिया की। जयपुर में नाटनियों की हवेली है। सीकर बीती चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बीती चित्रकला की हवेलियां भी स्थित है यहाँ पर, कि जो हवेली है उसके ऊपर बीती चित्रकला प्रसिद्ध है। नाटनी की बात चली तो मैं नाटनी
की छतरी बता देता हूँ कि नाटनी की जो छतरी है वो छतरी आपको जालोर में मिलेगी। कहाँ दोस्तों? जालोर में। और नाटनी का चबूतरा, नाटनी का चबूतरा आपको उदयपुर में मिलेगा। कहाँ पर दोस्तों? नाटनी का चबूतरा आपको उदयपुर में मिलेगा। उदयपुर में कहाँ दोस्तों? पिछोला झील, पिछोला, ठीक है ना, पिछोला झील उदयपुर में। यह हमारा प्रश्न था जिसको हमने देखा और किया। हमारा प्रश्न है कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरस दे ने उदयपुर में किस बावड़ी का निर्माण करवाया? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी, इनकी जो रानी थी रानी रामरस दे ने किस बावड़ी का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इन्होंने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों? त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी दोस्तों डूंगरपुर में है। कहाँ है? डूंगरपुर में। और इसका निर्माण दोस्तों प्रेमल दे या फिर प्रिमल दे, इसने करवाया था। रानी जी की बावड़ी दोस्तों बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में है। और इसका निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? नाथावती ने। रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है। और आगे की जो बावड़ी है चांद बावड़ी है दोस्तों आबानेरी दौसा में। कहाँ है? आबानेरी दौसा में। आबानेरी कहाँ है? दौसा में। और इस बावड़ी का निर्माण करवाया था राजा चांद ने। एक बावड़ी और है, वो बावड़ी है गोसुंडी की बावड़ी। गोसुंडी की बावड़ी, इस बावड़ी का निर्माण करवाया था श्रृंगारदेव ने। किसने दोस्तों? श्रृंगारदेव ने। और ये बावड़ी का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक बावड़ियों से लेकर प्रश्न था। जो इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ थी वो मैं लेकर आया था आपके सामने, और ये बावड़ियाँ हमारी कंप्लीट हुई। आगे के प्रश्न को देखते हैं कि आगे का जो प्रश्न है वो क्या प्रश्न पूछता है हमसे। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के महलों में डींग के महल, जिन्हें हम जल महल भी कहते हैं, किस जिले में स्थित है? डींग के महल दोस्तों जिन्हें जल महल कहते हैं, वो जल महल दोस्तों भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जयपुर में हवा महल स्थित है। जयपुर में कौन सा महल स्थित है दोस्तों? हवा महल स्थित है। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे महल है, आपने पढ़ा होगा। हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें सुमेलित नहीं है वो देखना है दोस्तों। तो इसको देखने के लिए हम ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। आपके एग्जाम में मात्र 4 ऑप्शन आएंगे, मैंने 8 लिखे। मेरा 8 लिखने का एक ही उद्देश्य था कि जितने भी उत्सव है वो इम्पोर्टेंट है, उन उत्सवों को मैं इम्पोर्टेंट उत्सवों को आपको एक प्रश्न के अंदर ही कंप्लीट करा दूं, ताकि आपको और याद करने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। हम देखते हैं हमारे पहले ऑप्शन को कि मेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों मेरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, और यह मनाया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन। कब दोस्तों? शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मत्स्य उत्सव अलवर में मनाया जाता है। रणकपुर उत्सव दोस्तों बाड़मेर में नहीं, पाली में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? पाली में मनाया जाता है। हमारा उत्तर तीसरा सही है। मेवाड़ समारोह दोस्तों उदयपुर में मनाया जाता है। दशहरा मेला कोटा में पड़ता है। पतंग महोत्सव जयपुर में। शरद समारोह माउंट आबू में।
ऊंट उत्सव दोस्तों बीकानेर में। एक दो उत्सव और है, थार महोत्सव। थार महोत्सव दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ? थार महोत्सव बाड़मेर में। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ उत्सव ये जोधपुर में। आबानेरी उत्सव, आबानेरी उत्सव ये दौसा में। ठीक है दोस्तों, ये उत्सव थे। उत्सव हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न एक था, हमने लगभग 9 से 10 उत्सव याद कर लिए, यानी कि आपका काम एग्जाम में हो गया। प्रश्न आएगा तो आप राइट करके निकलोगे यहाँ से। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथन दिए गए हैं और हमें इन कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन क्या कह रहा है। ठीक है, हम प्रश्न को पढ़ते हैं पहले पूरा कि बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। बिल्कुल, बीकानेर के अंदर जो कोलायत झील है, इस कोलायत में कपिल मुनि का मेला लगता है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा को। अजमेर जिले का पुष्कर है, यह हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। बिल्कुल है, हिंदुओं का जो आस्था का केंद्र है अजमेर जिले का पुष्कर, वो एक प्रमुख केंद्र है पुष्कर। ठीक है दोस्तों, हमारा जो प्रश्न अगला ऑप्शन है कि आश्विन माह में लगने वाला कोटा का दशहरा मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बिल्कुल, पूरे भारत में यह प्रसिद्ध है, आश्विन माह में लगने वाला कोटा का मेला। उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन कीजिए। हमें 3 कथन दिए गए थे और तीनों के तीनों कथन सही है, सत्य है, यानी कि जो हमारा उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होना चाहिए। केवल ए नहीं, ए और बी नहीं, केवल सी नहीं, उपयुक्त सभी, इसका उत्तर है डी। ठीक है दोस्तों, एक कार्तिक पूर्णिमा पर 2-4 मेले हैं, वो मैं बता देता हूं। पहले तो आप याद रखना कि कार्तिक पूर्णिमा को देव पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, इस देव पूर्णिमा के दिन एक तो अजमेर में पुष्कर में मेला लगता है। ठीक है, मेला, फिर आपको कैसे क्या है। दूसरा मेला बता देता हूं मैं, एक चंद्रभागा का मेला, चंद्रभागा का पशु मेला लगता है। यह चंद्रभागा कहाँ है दोस्तों? चंद्रभागा में पशु मेला लगता है, यह जालरा पाटन। ठीक है, एक और बता देता हूं, कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला यह लगता है कोलायत में। कोलायत कहाँ है? बीकानेर के अंदर। एक और बता देता हूं, और कार्तिक पूर्णिमा को और कहाँ कुछ होता है क्या? अजमेर, पुष्कर, चंद्रभागा का पशु मेला जालरा पाटन में लगता है, कपिल मुनि का मेला यही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये कुछ मेले थे, वो मेले मैंने बताए आपको। आश्विन माह में लगने वाला कोटा का मेला, इन मेलों को आप याद रखना, ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ लगता है? जालरा पाटन में। अजमेर के अंदर पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है। कोलायत कहाँ है? बीकानेर के अंदर। और दोस्तों, कोलायत झील के अंदर कभी भी चारण जाति के लोग दर्शन करने नहीं जाते हैं, क्योंकि करनी माता ने जो पुत्र गोद लिया था, उस पुत्र की मौत कोलायत झील में गिरने के कारण हुई थी, इसलिए चारण जाति वहां जाना अशुभ मानती है। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को लोग अबूझे सावे के रूप में मानते हैं? ऐसा कौन सा त्योहार है जिस त्योहार को राजस्थान के लोग, हमारे लोग
ए बुझे सावे के रूप में मानते हैं। तो दोस्तों यह त्योहार है अक्षय तृतीया का। कौन सा त्योहार है? अक्षय तृतीया का त्योहार है। अब हम अन्य त्योहारों की बात कर लेते हैं। अक्षय त्योहार को आखा तीज भी कहते हैं और यह आती है वैशाख की तृतीया को, वैशाख की तृतीया को आती है। ठीक है दोस्तों। गणगौर, गणगौर की बात करें तो गणगौर आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर की सवारी निकाली जाती है और यह सवारी जयपुर व उदयपुर में निकाली जाती है। गणगौर की एक बात और याद रखना, गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पांचम को श्री नाथद्वारा में मनाई जाती है, श्री नाथ द्वारा में मनाई जाती है। ठीक है। झूलना एकादशी को देव झूलनी ग्यारस भी कहते हैं, देव झूलनी ग्यारस। यह आती है भाद्रपद शुक्ल ग्यारस को, भाद्रपद शुक्ल ग्यारस को। इस दिन देव झूलनी ग्यारस के दिन चारभुजानाथ राजसमंद में है, सांवरिया सेठ चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़ में है। ठीक है। और है कल्याण जी का मेला, कल्याण जी का मेला यह बढ़ता है डीगी में, कल्याण जी का मेला। ठीक है दोस्तों, ये मेले देव झूलनी ग्यारस को बढ़ते हैं। ठीक है। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारा प्रश्न है कि दादू दयाल जी के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। इस प्रश्न के अंदर दादू दयाल जी के बारे में बात कही हुई है और हमें दादू दयाल जी के बारे में असत्य कथन छांटना है। तो हम शुरुआत करते हैं ए ऑप्शन के अंदर। दादू दयाल का जन्म 1603 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। दोस्तों ये ऑप्शन ही गलत है, असत्य कथन है। तो हमारा राइट आंसर ए है। राइट आंसर ए इसलिए है क्योंकि इनका जन्म 1603 में नहीं दोस्तों 1544 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म दोस्तों? 1544 के अंदर इनका जन्म हुआ था दादू दयाल जी का, और यह जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कहाँ हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों जन्म? 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है। ये तो इनके जन्म की बात है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम उपदेश इन्होंने कब दिया था? तो दोस्तों प्रथम उपदेश इन्होंने 1568 में सांबर जयपुर के अंदर दिया था। कहाँ? सांबर जयपुर में दिया था। ठीक है। 1574 में संप्रदाय चलाया था इन्होंने, 1574 के अंदर संप्रदाय चलाया था और 1585 में अकबर से भेंट की थी, अकबर से भेंट की। और इनके बारे में मिलता है कि 1603 के अंदर दोस्तों 1603 के अंदर इनका निर्वाण हुआ था। इनका निर्वाण यानी कि मोक्ष को प्राप्त हुए थे ये दादू दयाल जी। इनका निर्वाण हुआ था 1603 के अंदर। ठीक है दोस्तों। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बिल्कुल दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी ने 1585 में अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। दादू दयाल जी ऐसे संत थे जिन्होंने अकबर से भेंट की थी।
गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, माधोदास, रजब आदि दादू दयाल जी के शिष्य थे। दोस्तों, दादू दयाल जी को राजस्थान के अंदर जो भक्ति आंदोलन है उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। भक्ति आंदोलन के जनक की बात करें तो भक्ति आंदोलन के जनक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, भक्ति आंदोलन के जनक की बात करें तो दोस्तों वो है धन्ना जी। कौन? धन्ना जी है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए दादू दयाल को लगभग कंप्लीट कर दिया है कि क्या था और क्या नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किशनगढ़ शैली के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों, आपने मुझे देखा होगा कि मैं प्रश्न को पढ़ते हुए कुछ कुछ शब्दों पर ऐसे डब्बा बनाता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि प्रश्न हमसे पूछना क्या जाता है। मैंने इस प्रश्न को पढ़ा कि किशनगढ़ शैली के संबंध में असत्य कथन है, यानी कि अब मुझे ऑप्शन के अंदर यह ढूंढना है कि यह किशनगढ़ शैली है, उसके बारे में कहीं ना कहीं गलत कथन दे रखा है और हमें वो गलत कथन ढूंढना है। तो हमारा ध्यान सिर्फ गलत कथन पर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम ऑप्शन को लेकर। बनी ठनी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा है। दोस्तों, भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है और ये बनी ठनी किशनगढ़ शैली की है। बनी ठनी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा है। नानक राम, सीताराम, मोरध्वज, निहाल चंद किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। बिल्कुल सही है। नानक राम, मोरध्वज, निहाल चंद, सीताराम इत्यादि प्रमुख चित्रकार हैं। भारत सरकार ने 1975 ईस्वी में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था। नहीं दोस्तों, 1975 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी नहीं किया था। भारत सरकार ने 1973 में डाक टिकट जारी किया था और वो भी 20 पैसे का। कितने का दोस्तों? 20 पैसे का जारी किया था और 1973 में किया था। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन सी है। महाराजा सावंत सिंह या नागरीदास का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो किशनगढ़ शैली है, इस किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल क्या है? वो स्वर्ण काल सावंत सिंह या नागरीदास के समय रहा है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। हमें पता चला कि 1973 में भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट इस पर जारी किया था बनी ठनी के ऊपर। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं। भारत की मोनालिसा, मोनालिसा कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न पूछ सकता है भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है, तो बनी ठनी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों, इन ऑप्शन के अंदर हमें असुमेलित युग्म का चयन करना है और असुमेलित युग्म का चयन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है संत लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय चलाया। बिल्कुल ऑप्शन सही है कि संत लालदास ने लालदासी संप्रदाय चलाया और यह नगला जहाजपुर में है। कहाँ? नगला नगला के अंदर है और नागला के अंदर है और यह भरतपुर में आता है। कहाँ आता है दोस्तों? भरतपुर में आता है नागला। ठीक है दोस्तों, कहाँ आता है? भरतपुर के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, महर्षि नवल राम नवल संप्रदाय, महर्षि नवल राम ने नवल संप्रदाय चलाया और यह संप्रदाय जोधपुर के अंदर चला। संत जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय चलाया। यह कत्रियासर बीकानेर के अंदर चला। कत्रियासर बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, संत हरिदास जी ने निष्कलंक संप्रदाय। दोस्तों, संत हरिदास जी ने निष्कलंक संप्रदाय नहीं, निरंजीवी संप्रदाय चलाया था। निरंजीवी संप्रदाय चलाया था और यह संप्रदाय की बात करें तो निरंजीवी संप्रदाय गाठा नागौर के अंदर है। गाठा नागौर में है।
ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है। निष्कलंक संप्रदाय किसने चलाया वो देखते हैं। तो एक संत मावजी हुए थे। कौन दोस्तों? संत मावजी। संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था, निष्कलंक संप्रदाय। और ये निष्कलंक संप्रदाय चला था बेनेश्वर में, बेनेश्वर, बेनेश्वर, बेनेश्वर में चला था। ठीक है दोस्तों, बेनेश्वर के अंदर चला था। ये हो गए आपके संप्रदाय और आपके जो भक्त थे, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले और भक्ति को बढ़ाने वाले, उनके बारे में दोस्तों हमारा जो प्रश्न की सीरीज चल रही थी और हम जो प्रश्न की सीरीज लेकर चल रहे थे कि व्याख्या सहित कि आपके कुछ रिवीजन हो जाए इन प्रश्नों के माध्यम से, कम समय में आपका जो खास खास टॉपिक के अंदर प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों का रिवीजन करने के लिए क्लास चलाई जा रही थी कान्हा एजुकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों आपको क्लास अगर समझ में आ रही है और आप इसी प्रकार से भूगोल और राजस्थान के इतिहास की क्लास भी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उन क्लास की जो नोटिफिकेशन सूचना है जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड होकर आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न को लेते हैं। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो हमें चित्र शैली दे रखी है, दूसरे तरफ हमें उप शैली दे रखी है। एक तरफ जो चित्र शैली है उस चित्र शैली के जो उप शाखाएं हैं, उप शैलियां हैं वो दे रखी हैं और हमें इनको मिलाने के लिए कहा गया है, मिलाना है। मैं कूट का प्रयोग नहीं करूंगा यहाँ पर, ऑप्शन के अंदर कूट आएंगे, ऑप्शन एक के अंदर A1 B2 B3 ऐसे लिखे हुए आएंगे, लेकिन मुझे इन शैली के अंदर कुछ समझाना है और उन नाम को बताना है, इसलिए मैंने उन कूट को छोड़ दिया क्योंकि आपको समझाना जरूरी था। तो दोस्तों चित्र शैली की बात करें तो पहला ऑप्शन ए है मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली की बात करूं तो जो मेवाड़ शैली है, इस मेवाड़ शैली के अंदर उप शैली आती है चावंड शैली। मेवाड़ शैली के नाम बता देता हूं कि मेवाड़ शैली की कौन कौन सी उप शैलियां हैं। तो मेवाड़ स्कूल के नाम से जाना जाता है इनको, और इनके अंदर जो काम करने वाली शैलियां है उदयपुर, उदयपुर या फिर कभी कभी उदयपुर की जगह मेवाड़ नाम आ जाता है, उदयपुर शैली। दूसरी शैली की बात करें तो नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली। तीसरी बात करें तो देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली। इस देवगढ़ शैली की बात करें तो एक और आती है चावंड शैली, चावंड शैली। यानी कि मेवाड़ स्कूल के अंदर ये चार शैलियां हैं। मेवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी शैली है? उदयपुर या मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली और चावंड शैली। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं हम मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली के अंदर दोस्तों कौन सी आएगी ये देखनी है। तो मारवाड़ शैली के अंदर हम बात करें तो किशनगढ़ शैली आएगी। कौन सी आएगी दोस्तों? किशनगढ़। मारवाड़ शैली के नाम भी देख लेते हैं हम। मारवाड़ शैली, तो इसको मारवाड़ स्कूल के अंदर दर्जा दिया गया है और इसके अंदर शैलियों को बांटा गया है। मारवाड़ शैली एक नंबर कर दो। दो नंबर की बात करें मारवाड़ शैली के बाद किशनगढ़ शैली। तीन नंबर पर बात करें तो अजमेर शैली, बीकानेर शैली, अजमेर बीकानेर शैली। एक दो शैली और है दोस्तों, मुझे बताने में तो दिक्कत नहीं है लेकिन आपके पास मैटर बहुत हो जाएगा। इसका आगे चलते हैं हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली दोस्तों बूंदी शैली के अंदर आती है। हाड़ौती शैली की बात करें, हाड़ौती के अंदर तीन शैली आती है। पहली आती है कोटा, दूसरी बूंदी शैली, तीसरी आती है झालावाड़ शैली। तीसरी कौन सी आती है दोस्तों? झालावाड़ शैली। तीन शैलियां हैं। फिर है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली के अंदर उनियारा शैली आएगी। ढूंढाड़ शैली, इस शैली के अंदर कौन कौन सी शैली है तो वो देखना भी है। पहली शैली है आमेर जयपुर, आमेर जयपुर। उनियारा शैली शेखावाटी,
इस प्रकार की शैलियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कुछ शैलियों और शैलियों के उप शैलियों का नाम बताया, इस प्रकार समझाया कि यदि ढूंढाड़ शैली आए और ढूंढाड़ शैली में पूछे कि कौन कौन सी शैलियाँ हैं, तो आप इन नाम बता सकते हो कि आमेर है, जयपुर है, उनियारा है, शेखावाटी है। इसी प्रकार मारवाड़ स्कूल के अंदर मारवाड़, किशनगढ़, अजमेर, बीकानेर और भी है, एक दो शैली और है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है दोस्तों, वास्तविकता है जो बता देता हूँ मैं। हाड़ौती की बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाड़ स्कूल के अंदर बात करें तो उदयपुर या मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, चावंड शैली। ठीक है दोस्तों, ये शैलियों का एक टॉपिक था, वो कंप्लीट हो चुका है आपके लिए। दोस्तों, हमने प्रश्न की सीरीज शुरू की थी, हमारा प्रश्न आ चुका है, गिनती मैंने नहीं लगाई है, मेरा काम था कि आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊं, वही लेके आ रहा हूं। मैंने आपको शायद 30 प्रश्न कहा था क्लास प्रारंभ होने के समय। अब मुझे नहीं पता कि कितने प्रश्न होते हैं, आपके 30 होते हैं, 20 होते हैं, कि 10 होते हैं, कि 15 होते हैं। मेरा काम था आपका टॉपिक कवर कराना, टॉपिक कवर करा रहा हूँ। लगभग आपका टॉपिक मेरे अनुसार 70% हो चुका है, कुछ टॉपिक और बाकी है वो ले रहा हूँ, और उनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है या उस प्रकार से बनेंगे वो लेके आया हूँ आपके लिए। कोई ऐसा नहीं है कि प्रश्न जो मैं बना रहा हूँ वही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आगे की क्या रणनीति या बात आगे और है जो करते हैं। तो प्रश्न कहता है कि स्त्री द्वारा लहरियाबाद की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है। जो लहरियाबाद की ओढ़नी है वो किस माह में पहनी जाती है। तो दोस्तों, जो लहरिया ओढ़ा जाता है वो ओढ़ा जाता है श्रावण माह की तीज को, श्रावण माह की तीज को ओढ़ा जाता है। इसका उत्तर यह है। अब इसके अंदर ऑप्शन में आप देख लो, तीज श्रावण माह की कहीं तीज लिखी है या और कुछ अलग लिखा हुआ है, देखते हैं। तो आश्विन, श्रावण, भाद्रपद, चैत्र, तो ऑप्शन क्या है, श्रावण माह। आपकी माह की तीज ये बेजामारी नहीं है। चलो दोस्तों, मैं आपको फिर कहता हूँ, क्लास पसंद आई तो लाइक करें, यदि पसंद ना आई हो तो अनलाइक भी करें, कमेंट करें, और यदि समझ में आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नया प्रश्न है कि 1303 में, किसमें दोस्तों, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। दोस्तों, अलाउद्दीन ने 1303 के अंदर जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय राजा था रावल रतन सिंह। कौन था दोस्तों, रावल रतन सिंह। और इस समय चित्तौड़ में प्रथम शाखा हुआ था, चित्तौड़ का प्रथम शाखा, और प्रथम शाखा हुआ था दोस्तों 1303 में, और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ को विजय किया था, तब चित्तौड़ का नाम दोस्तों खिजराबाद रखा था। क्या रखा था दोस्तों, खिजराबाद रखा था। दोस्तों, जलालाबाद नाम भी अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, और यह नाम रखा था जालोर का। किसका दोस्तों, जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद रखा था। मोमिनाबाद दोस्तों बहादुर शाह ने रखा था। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम रखा था। किसका दोस्तों, आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था, बहादुर शाह ने प्रथम थे जिसने आमेर का। और मोहम्मदाबाद ये नाम अकबर ने रखा था, और अकबर ने किसका रखा था, उदयपुर का नाम रखा था। किसका दोस्तों, उदयपुर का नाम रखा था। ये नाम आपने देखे थे दोस्तों। तो इसी प्रकार से याद रखने हैं आपको। आप ट्रिक लगाना चाहते हो ना परीक्षा में कि सर कोई ट्रिक बता दीजिए कि हमारे ज़्यादा सही हो, तो दोस्तों ट्रिक यही है। जैसे जलालाबाद का अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर रखा और आपको चित्तौड़ का पूछा, तो इसको आपने काट दिया। मोमिनाबाद का आपको पता है तो इसको काट दिया, और इन दोनों का पता नहीं है, मोहम्मदाबाद या खिजराबाद, तब आप ट्रिक लगा सकते हो, तब आप तुक्का लगा सकते हो। तुक्का लगाने की यही स्थिति होती है कि जब आप ऑप्शन को 50% काट देते हो, तभी आप तुक्का लगा पाते हो दोस्तों। तुक्का लगाने की भी एक ट्रिक मैं आपके साथ लेके आऊँगा कि तुक्का कैसे लगाएं ताकि आपके 100% तो नहीं लेकिन 99% सही निकलने की संभावना रहे। ठीक है दोस्तों,
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल है। दोस्तों पंच पीर उन देवताओं को कहा जाता है जिनकी पूजा हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी करते हैं, यानी कि उन देवताओं की पूजा मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर करते हैं, उनको पंच पीर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे पंच पीर की बात करें तो 5 देवता हैं और 5 वह लोक देवता हैं जिनकी हिंदू और मुस्लिम पूजा करते हैं। उन 5 देवताओं को पंच पीर कहा गया है और इन पंच पीरों की एक ट्रिक है नाम याद रखने की। वो ट्रिक है दोस्तों गोपा मेहरा। गोपा मेहरा दोस्तों, इस गो से बनता है गोगा जी, पा से बनता है पाबू जी, मैं से बनता है महाजी, हे से बनता है हड़गू जी, इस रा से बनता है रामदेव जी। ये 5 देवता हैं। इन 5 देवताओं को पंचपीर के नाम से जाना गया है और इनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम मिलकर करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि पंच पीरों में शामिल है, तो पंच पीरों के अंदर देखते हैं तेजाजी। दोस्तों तेजाजी पंच पीर के अंदर नहीं है, लेकिन इनका मंदिर खरनाल नागौर में है। कहाँ है? खरनाल नागौर में है। महाजी हमारे पंच पीर के अंदर आते हैं, इनको महाजी मांगलिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कल्लाजी की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ हुए थे। ये कल्लाजी ये अपने मीराबाई के भतीजे थे। इनकी जो मुख्य पीठ है वो मुख्य पीठ सेलुम्बर उदयपुर में है। कहाँ है दोस्तों? सेलुम्बर उदयपुर में है। और इनकी छतरी की बात करें तो इनकी छतरी दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। इनको 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जसनाथ जी एक लोक संत थे और इनकी जो मुख्य पीठ है वो मुख्य पीठ दोस्तों कत्रियासर बीकानेर में है। कत्रियासर बीकानेर में है। इन्होंने एक जसनाती संप्रदाय चलाया था। जसनाती संप्रदाय चलाया था, यह बात हो गई थी। ठीक है दोस्तों, यह हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों एक प्रश्न और है कि पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है। दोस्तों यहाँ हमने लोक देवता के प्रश्न के अंदर हमने पंच पीर पढ़ा था। अब उन लोक देवताओं के अंदर जो घोड़ी है लोक देवताओं की, उन लोक देवताओं की घोड़ी का एक प्रश्न है कि पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है। दोस्तों इन लोक देवताओं ने अपनी अपनी घोड़ी है, उन घोड़ी का नाम रखा था। अब देखते हैं कौन से नाम है उनके। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम था दोस्तों केसर कालमी। इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथा, केसर कालमी। ये 3 नाम आप और देख रहे हैं। मैं इन तीनों ही नाम के बारे में बता दूं। लीलन तेजाजी की घोड़ी का नाम है, तेजाजी की है। एक नाम और है लीलन के साथ में, श्रृंगार है, श्रृंगारी कहते हैं हम उसे। क्या कहते हैं दोस्तों? श्रृंगारी। लीलागर देवनारायण जी की है, देवनारायण जी की। किसकी दोस्तों? देवनारायण जी की है। नीली घोड़ी गोगा जी की है। किसकी दोस्तों? नीली घोड़ी गोगा जी की है। यह नाम है, आपको ये नाम याद रखना है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन डाले थे प्रश्न के अंदर, क्योंकि बेसिक चीज आपको ज्यादा पूछी जाती है पीटीटी एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं हमारा कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा नया प्रश्न है। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। हमें प्रश्न पूछा गया है कि जो आभूषण है वो आभूषण कहाँ गले में नहीं पहना जाता है।
यानी कि ऑप्शन के अंदर आपको 3 आभूषण गले में पहनने के लिए दिए गए होंगे और एक आभूषण ऐसा होगा जिसको हम गले में नहीं पहन सकते। तो आइए देखते हैं हम कि वो कौन सा आभूषण है जिसे हम गले में नहीं पहन सकते। मांगलिया गले में पहन सकते हैं, तिमणिया गले में पहन सकते हैं, तुलसी गले का आभूषण है, लटकन। लटकन दोस्तों गले का आभूषण नहीं है, लटकन कान और नाक का आभूषण है। किसका? कान और नाक का आभूषण है लटकन आभूषण। दोस्तों मैं फिर से अनुरोध करता हूं आपसे, यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, यदि पसंद ना आई हो तो अनलाइक भी करें। क्लास समझ में आ रही हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें दिए गए हैं शरीर के अंग, एक तरफ दिए गए हैं आभूषण, तो इनको सुमेलित करना है। नीचे एक कूट लिखा हुआ था, मैं उसको हटा दिया क्योंकि मुझे इस प्रश्न के अंदर आपको लगभग इन ऑप्शन के आधार पर आभूषण के कुछ नाम और बताने हैं, इसलिए मैंने कूट को हटा दिया। यदि कूट रखता तो शायद बोर्ड की जगह मेरे लिए कम पड़ जाती। पहले इनको सोल्व करते हैं। सिर के आभूषण की बात करें तो सिर के आभूषण कंदोरा, हांसली, टीकड़ा, झांझर, तो सिर का आभूषण है टीकड़ा, यानी कि ए में तीसरा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लिख देना है आपको। कमर, कमर में कंदोरा, तो बी में पहला है। पाँव, पाँव में पहनी जाती है झांझर, सी में चौथा। गला, गला में पहनी जाती है हांसली, डी में दूसरा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो आभूषण है, पहले कुछ मैं गले के आभूषण बता दूं। गले के अंदर हम पहन सकते हैं कौन कौन से, वो इस तरफ लिख रहा हूं मैं। तो गला के आभूषण, गला के आभूषण, ठीक है दोस्तों। गला के अंदर हम पहला आभूषण तो यही लिखेंगे, हांसली, हांसली, मांगल्य, तिमणिया, रामनवमी, बजटी, कंठी, ठुस्सी, कंठी, ठुस्सी, मादलिया, हंस, हांसली, तिमणिया, रामनवमी, बजटी, कंठी, हालरो, मोहनमाला, मटर माला, माला, चेन, मंगलसूत्र, और क्या पहन सकते हैं, मंगलसूत्र हो गया, हार हो गया, चंद्रहार हो गया, और देखो और क्या पहन सकते हैं हम, एक गलपट्टी हो, चंपाकली, पंचलड़ी, ये आभूषण हम पहन सकते हैं। इसके अंदर गला के अंदर और भी होंगे लेकिन मैं और नहीं बता रहा हूं। अब देखते हैं हम सिर के आभूषण। किसके आभूषण दोस्तों? सिर के आभूषण में दो चार है वो यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। सिर के आभूषण कौन कौन से हैं? तो सिर के जो आभूषण है, पहला आभूषण तो हम यहीं से लिखेंगे। सिर के कौन से आभूषण? टीकड़ा, शीश फूल, टीकड़ा हो गया, शीश फूल हो गया, बोर हो गया, मेमंद हो गया, वो टीकड़ा, शीश फूल, बोर, मेमंद, सुरली, हाकली, साकल, सुरली, हाकली, साकली, सुरचाप, और क्या पहन सकते हैं हम दोस्तों? और तो हम पहन सकते हैं शीश रतन, शीश रतन, बोर हो गया, बोर हो गया, शीश रतन हो गया। और हम जो पहन सकते हैं
एक से एक और याद आ रहा है, उसका नाम है गोफन। क्या है दोस्तों? गोफन है। ये हम सिर के अंदर पहन सकते हैं। अब मैं ऑप्शन तो नहीं है लेकिन एक नाक के बता देता हूँ, फिर बचेंगे अपने कमर और पाँव के, तो वो भी देखेंगे कमर और पाँव में कौन कौन से पहने जाते हैं वो बता दूंगा मैं आपको। पहले हम नाक के देख लेते हैं। कौन से दोस्तों? नाक के देख लेते हैं। नाक के लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं हम किसके? नाक के। ठीक है, तो यहाँ हम नाक के लिख लेंगे। नाक के अंदर हम पहनते हैं नथ, नथनी, फीनी, लौंग, बेसरी, लटकन। तो लिख लेते हैं हम नथ, फीनी, फीनी हो गए, नथ हो गई, फीनी हो गई, लौंग हो गई, बेसर हो गई, चौंप हो गई। चौंप है ना? हाँ, चौंप है। और क्या है? और इसके अंदर लटकन है, लटकन है, बारी है, कांटा है। नथ, फीनी, लौंग, बेसर, चौंप, लटकन, बारी, कांटा। और क्या पहन सकते हैं हम? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो, और क्या पहन सकते हैं हम? लगभग यही पहन सकते हैं। ये तो हो गए नाक के। अब हमें देखना है कमर और पाँव के। कमर के अंदर क्या क्या पहन सकते हैं? तो यहाँ लिखता हूँ मैं कमर के। कमर के अंदर हम कंदोरा, कणप्पी, चटका, कंदोरा, कणप्पी, चटका। और क्या पहन सकते हैं बताइए? कमर के अंदर जल्दी बताइए दोस्तों, क्या पहन सकते हैं? कमेंट करके बताइए कि ये पहन सकते हैं हम कमर के अंदर। चलो मैं बता देता हूँ, एक दो और बता देता हूँ आपको। एक तो जंजीर पहन सकते हैं, जंजीर। एक हम तगड़ी पहन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम पहन सकते हैं। ठीक है ना? कमर के अंदर क्या क्या पहन सकते हैं। अब हमारे पास बच्चे हैं पाँव के। पाँव के अंदर हम बात करें तो पाँव के अंदर, अब पाँव के अंदर हम बात करें तो पैरों की अंगुलियां, कान, जो पैरों की अंगुलियां है, पैरों की कलाई है, कुल मिला के हम केवल पाँव के याद करेंगे। तो पाँव के अंदर एक हम लिखते हैं पाँव। पाँव के अंदर एक तो रमजोल। पाँव, सिर्फ पाँव की बात करें, पाँव के अंदर पाँव की कलाई आ गई, पाँव की अंगुलियां आ गई, जो कुछ भी रमजोल हो गया, पाइजब हो गया। ठीक है, एक और झांझर आ गई, झांझर। और कुछ रमजोल, पाइजब, झांझर, कड़ी। हाथ के अंदर हाथ का नहीं है, बाकी झांझर वगैरह हो गया। और क्या हो गया? पाँव के अंदर पागुपन पहना जाता है, पागुपन, फोलरी, पागपन हो गया, फोलरी हो गई। और सोचो, रमजोल, पाइजब, झांझर, कड़ी, पागपन, फोलरी। और तो हम देखें तो बिछुड़ी हो गई, बिछुड़ी, लच्छा। काला डोरा बांधते हैं ना यहाँ पैर में लड़कियां, अधिकतर लड़के भी बांधते हैं आजकल। ये हो गया। और कुछ लगभग यही है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह आपके आभूषण है। और आभूषण के हमने जो इम्पोर्टेंट आभूषण मुझे लगे, और मुझे याद तो अभी बहुत सारे हैं, मैं आपको चाहूँ तो सब आभूषण और लिखवा दूँ इनके, लेकिन इतने लिखवाने का कोई फायदा नहीं है। आपका अंतिम समय रिवीजन चल रहा है, तो खास खास जो आभूषण थे वो मैं लेकर आया हूँ। अगले प्रश्न को हम देखते हैं और कोशिश करेंगे कि 2 या 3 प्रश्न के अंदर अब हम अपनी क्लास को विराम दे देंगे, कला संस्कृति को। क्योंकि हमारे मैटर की बात करें पीटीटी एग्जाम के अंदर, तो पीटीटी एग्जाम के अंदर प्रश्न आएंगे आपके राजस्थान जीके के की बात करें तो बहुत कम मिलेंगे आपको। कम इसलिए मिलेंगे कि दोस्तों आपका पेपर पैटर्न 50 प्रश्न का है। 50 प्रश्न के अंदर आपको इंडियन का जनरल नॉलेज देखना है, साथ में विश्व का भी है प्लस वर्ल्ड का भी है। और पीटीटी के अंदर हमेशा इंडियन को ज़्यादा महत्व दिया गया है और साथ में करंट को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब बचा राजस्थान, तो 50 में से 20 प्रश्न आपको राजस्थान जीके के मिलेंगे। यह है पीटीटी 2 वर्ष वालों के लिए, पीटीटी 2
2 इयर्स वालों की बात की मैंने। 4 इयर्स के अंदर आपको पीटीटी 4 इयर्स की बात करूं तो पीटीटी 4 इयर्स के अंदर आपको मिलेंगे राजस्थान जीके के प्रश्न कम से कम 30 प्रश्न। बाकी के जो प्रश्न होंगे वो करंट के प्रश्न लेंगे आपसे। और करंट की मैं चर्चा करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे करंट लग जाता है। करंट की चर्चा मैं करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही सामान्य ज्ञान को लेकर चर्चा करता हूँ। मैं आपको कम से कम 30 प्रश्न मिलेंगे 4 इयर्स वालों के लिए, और 2 इयर्स वालों को तो 20 प्रश्न लेकर चलना है। यदि मेरी तीनों क्लासेस है आपके लिए 20 में से 15 भी बैठ जाए, 10 भी बैठ जाए तो भी आपके लिए फायदा है दोस्तों, इसलिए क्लास को पूरी देखें। कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। दोस्तों उस समय की बात करें जब राजाओं महाराजाओं का समय था और उस समय आक्रमणकारी द्वारा आक्रमण किया जाता था। जैसे अकबर ने आक्रमण किया था, बाबर ने किया था, हुमायूं ने किया था, बहादुर शाह ने किया था, इसी प्रकार से आक्रमण करते थे। तब कहीं ना कहीं सुरक्षा और बचाव के लिए राजाओं महाराजाओं द्वारा ऐसा स्थल चुना जाता था जहां पर आक्रमणकारी द्वारा नहीं पहुंचा जा सके, ऐसा स्थल रखा जाता था। और वहां पर राज परिवार को रानियों और राजकुमारों दासियों सहित वहां पर पहुंचाया जाता था, ताकि आने वाले समय में अपने जो स्थल है उस स्थल को वापस अपने राज्य को वापस प्राप्त कर सके और वहां पर राज कर सके। इसी प्रकार से मेवाड़ के लिए जो आश्रय स्थल है, शरण स्थल है, आश्रय स्थल को दोस्तों शरण स्थल भी कह सकते हैं, शरण स्थल। तो यह शरण स्थल था कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, यह था। कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभा ने बनाया था। किसने दोस्तों? कुंभा ने बनाया था। और इसके वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार था दोस्तों मंडन। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कही जाने वाली जो दुर्ग है वो जैन है। जैन किसकी कुंजी दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जैन है। और रणथंभौर का मुख्य जो प्रवेश द्वार है उस मुख्य प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मुख्य प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहा जाता है। नौलखा दरवाजा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इस नौलखा दरवाजे से संबंधित 4 से 5 तथ्य है कि नौलखा दरवाजा, नौलखा बावड़ी और भी 2-3 तथ्य इस प्रकार से है, वो मैं अंतिम प्रश्न के साथ साथ आपको लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि नौलखा से संबंधित क्या चीज है। अंतिम प्रश्न यानी कि इसके बाद एक प्रश्न और है हमारा, फिर हम नौलखा संबंधित बात करेंगे कि नौलखा से संबंधित और क्या क्या है और कहां पर है। तो जो रणथंभौर दुर्ग है, इस रणथंभौर के मुख्य प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहा जाता है। सिवाना दुर्ग की बात करें तो यह मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है। क्या है दोस्तों? मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है। सिवाना दुर्ग की कुंजी की बात करें तो यह सिवाना दुर्ग किस दुर्ग का कुंजी है? तो यह बात करें कि जो जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग की कुंजी क्या है? सिवाना दुर्ग है। जालोर दुर्ग की कुंजी क्या है? सिवाना दुर्ग है। जालोर दुर्ग की कुंजी की बात करें तो क्या है दोस्तों? सिवाना दुर्ग है। जालोर दुर्ग की कुंजी की बात करें तो इस सिवाना दुर्ग को दोस्तों कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात तो हो चुकी है। अब हम बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग की। ये चित्तौड़ जो दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग, इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिखने में मिस्टेक हो गई थी, बाकी ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस दुर्ग की बात करें तो दोस्तों ये मेसा पठार पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? मेसा पठार पर। ठीक है दोस्तों, मेसा पठार पर बना हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर।
देखते हैं हमें अंतिम प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं मंदिर, दूसरी तरफ दे रखे हैं निर्माणकर्ता। हमें देखना है कि जो मंदिर दे रखे हैं उन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं पहला ऑप्शन है एकलिंग जी का मंदिर। दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है, कैलाशपुरी उदयपुर में। और यह मंदिर पाशुपत संप्रदाय का है, पाशुपत संप्रदाय का। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय की बात करें तो एक ही मंदिर है, वो है एकलिंग जी का मंदिर। और इस एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था पप्पा रावल ने। किसने दोस्तों? पप्पा रावल ने करवाया था। यानी कि पहले में तीसरा ऑप्शन है हमारा। पहले में कौन सा है? तीसरा, पप्पा रावल ने करवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है दोस्तों, जयपुर में, जगत शिरोमणि जयपुर के अंदर है, जिससे हम पहले आमेर कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? पहले हम आमेर कहते थे। और इस आमेर में स्थित है। इस जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण रानी कनकावती ने करवाया था अपने पुत्र की याद में। किसकी याद में दोस्तों? अपने पुत्र की याद में करवाया था। ठीक है, अगला है बंडदेवरा का शिव मंदिर। बंडदेवरा का शिव मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं, हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण मल्ले वर्मा ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? मल्ले वर्मा ने करवाया। यानी कि सॉरी मैंने उल्टे लिख दिया ऑप्शन, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर बी है। बी के अंदर है पहला, बी में पहला है, सी के अंदर है चौथा, डी में दूसरा बचा, तो दूसरा कर दो। बारडोली का शिव मंदिर दोस्तों, बारडोली का शिव मंदिर का निर्माण मिहिर कुल ने करवाया। और जो बारडोली का शिव मंदिर है यह है चित्तौड़ में। कहाँ दोस्तों? चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, ये तो हुए हमारे प्रश्न कंप्लीट। राजस्थान के कला संस्कृति के जो एमसीक्यू के अंदर जो टॉप प्रश्न मुझे लगे वो प्रश्न लेकर आया हूँ। और प्रत्येक प्रश्न की लगभग मैंने चर्चा की है व्याख्या के साथ, ताकि आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जहाँ कहीं से भी बन जाए और पेपर में आ जाए तो आपका भला हो जाए मेरी ओर से। तो दोस्तों मैंने एक बात कही थी कि जो नवलखा है, इस नवलखा या नौलखा के तहत जो भी है वो हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ 4-5 तथ्य है। नवलखा या फिर नौलखा, कुछ भी आ जाए, इसके साथ जो जो शब्द लिखे हुए हैं वो देखना आप। नवलखा या नौलखा दरवाजा मिल जाए आपको तो करना आपको रणथंभौर दुर्ग। क्या करना दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। नवलखा या नौलखा दरवाजा मिले तो करना रणथंभौर दुर्ग। यदि बुर्ज मिले, नवलखा बुर्ज, तो आपको करना है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या करोगे? नवलखा या नौलखा बुर्ज मिले तो आपको करना है चित्तौड़गढ़। क्या करोगे दोस्तों? चित्तौड़गढ़। यदि आपको नवलखा झील मिले तो आपको करनी है बूंदी। क्या करनी है? बूंदी। नवलखा झील कहाँ है दोस्तों? नवलखा झील बूंदी में है। और नवलखा या नौलखा मंदिर आए तो आपको करना है पाली। क्या करना दोस्तों? पाली करना है। यदि नवलखा मंदिर तो हो गया, तालाब आए तो सवाई माधोपुर करना है। क्या करना दोस्तों? तालाब आता है तो सवाई माधोपुर करना है, सवाई माधोपुर। यदि आपके नवलखा किला आ जाए तो आपको करना है झालावाड़। क्या करोगे दोस्तों? नवलखा किला आ जाए तो आपको करना है झालावाड़। क्या करोगे दोस्तों? नवलखा किला आ जाए तो झालावाड़ करना है। यदि नवलखा आपको बावड़ी मिल जाए, नौलखा बावड़ी, तो आपको क्या करना है दोस्तों? डूंगरपुर करना है। क्या करना है? डूंगरपुर करना है। ठीक है दोस्तों, ये थे नवलखा या नौलखा से संबंधित जो तथ्य था वो तथ्य मैं लेकर आया हूँ, ताकि आपको इसमें से एग्जाम में जो भी पूछे आप कर सकते हो। मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ दोहराव के साथ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो।
कि किस प्रकार से है, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिया है कि मुझे हर बार नवलखा या नौलखा ना लिखना पड़े, इस शब्द के आगे नवलखा नौलखा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने नवलखा नौलखा लिखकर ये तीर का निशान लगा दिया। नवलखा नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में है, नवलखा या नौलखा बुर्ज की आ जाए तो चित्तौड़गढ़ में, नवलखा झील बूंदी में, नवलखा मंदिर पाली में, नवलखा तालाब सवाई माधोपुर में, नवलखा किला झालावाड़ में, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। ये तथ्य था दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो अनलाइक भी कर सकते हो। समझ में आई हो तो कमेंट करके बताना कि समझ में आई है। दोस्तों आप इसी प्रकार से राजस्थान जीके के अंदर इतिहास और भूगोल की क्लास भी देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको सूचना मिल जाएगी और आप आसानी से क्लास को देख पाओगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।